नमस्कार सभी दोस्तों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल सफलता की कुंजी में। आज हम बात करने वाले हैं संसद में पेश किए जाने वाले विभिन्न विधेयकों को में अच्छी प्रकार से इनका वर्णन करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित क्या है, आपकी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इनका संबंध आपके जीवन से जुड़ा होता है। ये आपके दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से राजनीति से जुड़ा होता है। तो हमें अपने सदन की पूरी प्रक्रिया के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो बात करेंगे कि विधेयक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके पास किए जाने की प्रक्रिया क्या होती है, सभी के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। सबसे पहले बात आती है कि बिल, जिसे हिंदी में विधेयक कहा गया है, वो क्या होता है। विधेयक विधायी प्रस्ताव का मसौदा होता है। विधायी प्रस्ताव मीन्स कानून बनाने का एक प्रस्ताव मीन्स ड्राफ्ट होता है, जिसमें वर्णन होता है कि इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, किन लोगों पर ये लागू होगा, संविधान के किसी अनुच्छेद या आर्टिकल का ये वर्णन कहाँ है, या उसका फिर खिलाफत तो नहीं करता है ये। यदि इस बिल को लागू करने में, इस कानून को लागू करने में कोई खर्चा आएगा तो वो कहाँ से लिया जाएगा, इन सब की वर्णन होता है विधायी प्रस्ताव में, जिसे अनुमोदन हेतु पटल पर रखा जाता है। जैसे अनुमोदन मीन्स बहस के लिए, वाद विवाद के लिए, पास कराने के लिए, सबकी सम्मति प्राप्त करने के लिए क्या है, सदन के पटल पर रखा जाता है। अब बात आती है विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर है। विधेयक या बिल उसको कहा जाता है जो सदन में रखा जाता है, किसी सरकारी या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा सदन में रखा जाता है, लेकिन वो सदन से पास हो जाता है तो क्या है, राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के बाद क्या है कि वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, पहले आया था CAB कैब, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। उसके बाद क्या, उस पर बहस हुई, वो राज्यसभा लोकसभा से पास करा गया, राष्ट्रपति के पास भेजा गया। जब राष्ट्रपति की उसको मंजूरी मिल गई, उसके बाद वो CAB क्या बन गया था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल क्या बन गया था, CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद क्या है, वो अधिनियम बन गया था। तो ऐसे ही विधेयक और अधिनियम में यही अंतर है। विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाने वाला विधायी प्रस्ताव या मसौदा होता है, जबकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद क्या है, यह विधेयक अधिनियम बन जाता है। विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नॉन गवर्नमेंट, जैसे किसी मंत्री के द्वारा, जो सरकार के जो मंत्री होती हैं, उनके अलावा अन्य कोई सदस्य सदन में कोई प्रस्ताव लाता है, कोई बिल लाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, गैर सरकारी विधेयक। यदि सरकार के किसी मंत्री के द्वारा कोई बिल लाया जाता है तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट बिल, सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक की क्या पास होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है सदन में, वो ज़्यादा होती है, जबकि गैर सरकारी जो बिल आता है, विधेयक आता है, उसकी जो पॉसिबिलिटी होती हैं पास होने की, वो बहुत कम ही होती है, क्योंकि सरकार का सदन में बहुमत होता है। प्रक्रिया के आधार पर भी विधेयकों को 4 प्रकार में बांटा गया है। एक होता है साधारण विधेयक, दूसरा होता है वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल, तीसरा होता है धन विधेयक, मनी बिल, और चौथा होता है संविधान संशोधन बिल, जो संविधान में संशोधन के लिए लाया जाता है। तो ये बिल 4 प्रकार के होते हैं। पूछा भी जाता है कि प्रक्रिया के आधार पर बिल कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, और वैसे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट। जैसे कि बात करते हैं पहले प्रश्न से, पेश किए जाने के रूप में यह कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि पेश किए जाने के रूप में कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है सरकारी विधेयक, गवर्नमेंट बिल, दूसरा होता है नॉन गवर्नमेंट बिल, गैर सरकारी विधेयक। तो पेश किए जाने के रूप में यह
दो प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न आता है, जिस विधेयक को किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? सरकारी विधेयक। और जो किसी मंत्री के अलावा किसी अन्य सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? गैर सरकारी विधेयक। क्योंकि सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं और पक्ष के भी सभी सदस्य मंत्री नहीं होते। अगला प्रश्न आता है, यदि हम डिफरेंस देखें सरकारी विधेयक गैर सरकारी विधेयक में, तो इसे संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। किसको? सरकारी विधेयक को। जबकि जो गैर सरकारी विधेयक होता है इसे संसद में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष के लोग हैं उनके द्वारा ही पेश किया जाता है। जो पक्ष के, जो सरकार के मंत्री सांसद होते हैं या फिर विधायक होते हैं, क्या वो भी इसको ला सकते हैं जिन पर कोई भी मंत्री पद नहीं है। सेकंड होता है, यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इस मंत्रिमंडल की अनुमति के बाद ही सदन में पेश किया जाता है। जबकि यह सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। थर्ड है, संसद द्वारा इसके पारित होने की पूरी उम्मीद होती है। किसकी? सरकारी विधेयक की। जबकि जो गैर सरकारी होता है उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है बहुत ही कम होती है। सदन द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। क्यों पड़ सकता है? यदि सरकार कोई बिल लाती है और वो पास नहीं हो पाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि सरकार ने सदन में अपना बहुमत खो दिया है, अपना विश्वास खो दिया है। तब विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और यदि वो पास हो जाता है तो क्या है? सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। और नेक्स्ट क्या है? इसे अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि गैर सरकारी सदस्य के द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है, यदि वो अप्रस्ताव रहता है, पास नहीं किया जाता है सदन के द्वारा, तो सरकार पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगला पॉइंट है, सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस होना चाहिए। यदि कोई मंत्री सदन में कोई विधेयक पेश करना चाहता है तो उसे क्या है? 7 दिन पहले उसको अध्यक्ष को क्या नोटिस देना पड़ता है। जबकि गैर सरकारी सदस्य कोई बिल लाता है तो उसे कम से कम 1 माह पहले सदन को नोटिस देना पड़ता है। नेक्स्ट और अगला पॉइंट है कि इससे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। विधि में सरकारी जो मंत्रालय है उसके परामर्श के द्वारा पेश किया जाता है, जबकि इसका निर्वहन संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी में होता है। इन दोनों में ये अंतर होता है। अगला प्रश्न है, प्रक्रिया के अनुसार विधायकों को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है? तो 4 प्रकार से। विधायक नहीं है, ये क्या है? विधेयक। थोड़ी मिस्टेक हो जाती है राइटिंग में। तो प्रक्रिया के अनुसार क्या है? विधेयक को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है? 4 प्रकार से। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है। कौन कौन से प्रकार हैं? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न आता है, प्रक्रिया के अनुसार विधेयकों में निम्न में से कौन शामिल है? तो साधारण विधेयक होता है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक या वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, एक क्या है? अध्यादेशों को प्रस्तावित करने का विधेयक, ये भी एक प्रकार होता है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, लेकिन इसके चांस बहुत कम होते हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक जो मनी बिल होता है उसे क्या है? हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो मनी बिल होता है उसे क्या है कि बस लोकसभा की अनुमोदन से ही पास किया जा सकता है। तो क्या है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा के द्वारा पारित किया जा सकता है। राज्यसभा यदि उसको पास नहीं भी करती है तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि
बस उसको क्या है, राज्यसभा 14 दिन अपने पास रख सकती है, 14 दिन से अलावा उसको अपने पास नहीं रख सकती। और वो क्या है कि वो पास माना जाता है। इसलिए जो सरकारी सदस्य के द्वारा ज़्यादातर ये कोशिश की जाती है कि यदि कोई भी बिल कहीं ना कहीं वित्त फाइनेंशियल सब्जेक्ट से जुड़ा होता है तो उसे मनी बिल के रूप में पेश करने की ज़्यादा कोशिश रहती है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा विषय इस परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है? फर्स्ट है, किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। तो ये सही है। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याहुति देने का विनियम, ये भी परिभाषा सही है। भारत का संचित निधि या असमक्ष निधि की अभिरक्षा, ये भी सही है। गलत क्या है कि जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध, इसका धन विधेयक की परिभाषा में कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, यह कौन तय करता है कि संसद में रखे जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो ये किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाता है। कई बार क्या होता है कि सरकार की तो ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि प्रत्येक वित्त विधेयक को, फाइनेंशियल विधेयक को क्या है कि धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि उसे पास कराने में सरकार को कोई भी समस्या नहीं होती। लेकिन क्या है कि कई बार जो विपक्ष होता है उसको उस पर क्या है कि आपत्ति होती है कि यह कानून का उल्लंघन करता है और ये कहीं से भी मनी बिल नहीं है। तो उस स्थिति में क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है कि यदि प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा? तो ये अनुच्छेद 110 के पैरा 3 में यह वर्णित किया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष का ही निर्णय अंतिम माना जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद में उपबंध किया गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, अर्थात धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसका वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 109 के पैरा 1 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद खालिस्तान में उपबंध की लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना आवश्यक है। तो ये आर्टिकल 109 के पैरा 2 में इसका वर्णन किया गया है कि यदि लोकसभा द्वारा कोई धन विधेयक मनी बिल पारित किया जाता है तो राज्यसभा में यदि वो जाता है तो राज्यसभा उसे केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, उसके बाद उसे लौटाना होगा या फिर कुछ जरूरी संशोधनों का सुझाव देकर भी उसे वापस कर सकती है। अगला प्रश्न है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अधिकतम कितने दिन तक रोक कर रख सकता है? तो केवल 6 माह तक क्या है एक सदन दूसरे पारित विधेयक को, मनी बिल को नहीं, मनी बिल को केवल 14 दिन तक रोका जा सकता है, जबकि अन्य किसी विधेयक को एक सदन के द्वारा केवल 6 महीने तक ही रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, संसद के साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही विचार कीजिए। सही कथन क्या है? इन उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। क्या नहीं है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अधिकतम 1 वर्ष तक रोक सकता है? तो ये क्या है? बिल्कुल गलत है। कितने वर्ष तक रोक सकता है? केवल 6 महीने तक ही रोक सकता है, 1 वर्ष तक नहीं रोक सकता। दूसरा पॉइंट है, संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति होता है जो संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ना तो ये आर्टिकल है ना ही राष्ट्रपति के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। तो ये क्या है? ये सारे गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही नहीं है? सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं? बिल्कुल गलत है। सभी धन विधेयक जो मनी बिल होते हैं वो फाइनेंशियल बिल नहीं होते, जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं।
अगला प्रश्न है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। बिल्कुल सही है कि गलती से हो गया था। सभी धन विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल कंडीशन से जुड़े होते हैं। लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। सभी जो धन विधेयक हैं वो वित्त विधेयक तो होते हैं, क्योंकि वो फाइनेंस से जुड़े होते हैं। लेकिन जो सभी वित्त विधेयक होते हैं वो धन विधेयक नहीं होते। अगला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। बिल्कुल गलत है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया है। यह भी बिल्कुल गलत है। वित्त विधेयक के संबंध में कौन सा अनुच्छेद किया गया है? 110 पैरा 3। अगला प्रश्न आता है, वित्त विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है कि राज्यसभा वित्त विधेयक में सारभूत संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक। धन विधेयक वह विधेयक होता है जो अनुच्छेद 110 में उल्लिखित सभी या किसी एक विषय से संबंध रखता है। धन विधेयक को इंग्लिश में मनी बिल कहा जाता है। बात करें वित्त विधेयक की, तो वित्त विधेयक अनुच्छेद 110, ये 110 का पैरा 1 कहता है, ये आर्टिकल 110 में उल्लेखित किसी भी विषय के साथ साथ अन्य विषयों से भी संबंधित होते हैं। वित्त विधेयक में अनुच्छेद 110 के विषयों व मामलों के अलावा आने वाले वित्तीय वर्ष में किसी नए प्रकार के कर लगाने या कर में संशोधन आदि से संबंधित उपबंध भी शामिल होते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, क्योंकि टाइम लिमिट का होता है इसमें। हेलो में केवल 20 मिनट तक आप वीडियो डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में करते हैं हम। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में जो व्हाट्सअप ग्रुप हैं, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट हैं, सभी में दबा के शेयर करो। जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा उसको हम अपनी तरफ से प्रमोट भी करेंगे। नीचे कमेंट करें, वीडियो को रीट्वीट करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए परीक्षा में उपयोगी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।